तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादपों में परिवहन कि पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, किसके माध्यम से होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम जानते हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल कहाँ मिलता है, तो भूमि के नीचे। ठीक है, तो पौधों द्वारा देखिए जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करके पत्तियों में पहुंचा दिया जाता है तथा पत्तियों में जो कुछ भी भोजन बनता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उस भोजन को पौधों के प्रत्येक भाग में भी पहुंचाने के लिए कि पौधों के अंदर एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, पौधे किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, चाहे वह जल रहे या फिर कोई भी भोज्य पदार्थ, यानी कोई भी कार्बनिक भोज्य पदार्थ है जो पौधों के अंदर बनता है, उनको पौधे विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। अब पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पादपों में परिवहन जो होता है ना, वो विशेष प्रकार के उत्तकों के द्वारा होता है। यानी पादपों में परिवहन के लिए दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक को बोला जाता है जाइलम उत्तक और दूसरा को बोला जाता है फ्लोएम उत्तक। ठीक है, इन्हीं दोनों उत्तकों के माध्यम से पादपों में परिवहन की क्रिया होती है। अब विस्तार से हम लोग को यही पढ़ना है कि जाइलम उत्तक किसका परिवहन करते हैं और फ्लोएम उत्तक किसका परिवहन करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जाइलम उत्तक के बारे में, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लोएम उत्तक के बारे में। ठीक है, तो पहले जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक का कार्य यही होता है, ठीक है, यह पौधों के अंदर जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। जैसे मान लीजिए पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जल रहेगा तभी पौधे अपना भोजन बना पाएंगे। अब बताइए जल कहाँ मिलता है, तो भूमि के नीचे मिलता है। अब पौधों की जड़ें कहाँ गई रहती हैं, भूमि के नीचे तक गई रहती हैं। अब भूमि के नीचे से जड़ें क्या करती हैं, जल को अवशोषित करके, ठीक है, उसको कहाँ तक पहुंचाने का काम करती हैं, पत्तियों तक। तो जड़ डायरेक्ट नहीं ना जाएगा पत्ती तक, ऐसा नहीं ना कि जड़ पानी को अवशोषित किया फिर उठ के गया वहां तक पहुंचाने के लिए, नहीं। तो पौधों में देखिए ना, पूरे पौधों में एक विशेष प्रकार का उत्तक फैला रहता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जाइलम उत्तक बोलते हैं। अब इसी जाइलम उत्तक के माध्यम से होते 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 यानी जल कहाँ पहुंच जाता है, पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधों के अंदर जो जल का परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम उत्तक के माध्यम से होता है। ठीक है, तथा पौधों के अंदर जो खनिज लवण भी रहते हैं ना, खनिज लवण जैसे मान बहुत सारे मिनरल जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अनेक प्रकार के खनिज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इनका भी परिवहन करने का काम कौन करेगा, तो जाइलम उत्तक। ठीक है, बस जाइलम उत्तक के बारे में इतना याद रखिएगा कि जाइलम उत्तक का कार्य होता है यह जड़ों से, यानी पौधों की जड़ों से किसको, पानी और खनिज लवण को अवशोषित करके कहाँ तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब ये किस प्रकार से करते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जाइलम उत्तक जो होता है ना, उसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। जाइलम उत्तक के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। लेकिन ये चारों के चारों परिवहन में सहायता नहीं करते हैं, मुख्य रूप से दूध और परिवहन में सहायता करता है। ठीक है ना, कौन कौन 4 भाग होते हैं देखिए, हम लिख भी दिए फिर हम बता दे रहे हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं जाइलम वाहिका, पहला भाग को बोलते हैं जाइलम वाहिका। दूसरे वाले को बोलते हैं जाइलम वाहिनिकाएं। ठीक है, दूसरे वाले का बोलते हैं जाइलम वाहिनिकाएं। ठीक है, तीसरा वाला है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा वाला है जाइलम फाइबर। तो जाइलम उत्तक के कितने भाग हो गए, टोटल 4 भाग हो गए। ठीक है, चारों को याद कर लीजिए। ठीक, पहला क्या हो गया, जाइलम वाहिका, दूसरा जाइलम वाहिनिकाएं, ठीक है, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा जाइलम रेशे। ठीक है, लेकिन चारों देखिए परिवहन में भाग नहीं लेंगे। जो मेन दो ठोरा ऊपर वाले हैं जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं, देखिए अंतर है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। जो जाइलम वाहिका होती है ना थोड़ी सी मोटी होती है, जाइलम वाहिनिकाएं जो होती है ना वो पतली होती है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, जल के परिवहन में दोनों सहायता करती है, यानी ए भी और ए भी, मतलब वाहिका भी और वाहिनिकाएं, वही वाहिनिकाएं भी, दोनों जल के परिवहन में सहायता करती है। बस दोनों में अंतर है, कुछ अंतर उसको बताएंगे। ठीक है, दोनों का यानी दोनों जल के परिवहन में सहायता करेंगे, लेकिन एक थोड़ा मोटी होगी, एक पतली। देखिए इसका फिगर यहाँ बनाए हुए, देखिए जाइलम वाहिका का फिगर है, जाइलम वाहिनिकाएं का फिगर है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सा है मोटी है। ठीक है, अभी जल का परिवहन किस प्रकार से करते हैं इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े खाली जाइलम उत्तक द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन होता है। ठीक है, कहाँ से, जड़ों से कहाँ तक, पत्तियों तक। ठीक है, तो ये जो जाइलम वाहिनिका है ना, पूरे पौधों के प्रत्येक भाग में एकदम फैली हुई रहती है, ठीक है, एकदम नलिका के रूप में। ठीक है, जो जाइलम वाहिका होती है ना, यह एक नलिका के रूप में, देखिए
है। जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर एक नली मान लीजिए एक नलिका के रूप में पूरे पौधों के में क्या होती है, फैली रहती है। जैसे मान लीजिए एक नलिका है, इसके ऊपर एक नलिका रहेगा, इसके ऊपर एक नलिका रहेगा, इसके ऊपर नलिका के रूप में एकदम नीचे से जड़ से कहाँ तक, पत्तियों तक फैली रहती है। अब जो पत्तियों तक फैली रहती है ये नलिका के रूप में रहती है, ठीक है। लेकिन इसका जो कोशिका भित्ति होता है ना वो सेलुलोज या फिर लिग्निन का बना होता है। लिग्निन एक कठोर पदार्थ होता है जो पौधों को मजबूती भी प्रदान करवाता है। पौधों को कठोर यानी मजबूत भी बनाए रखने का काम कौन होता है, तो लिग्निन का, ठीक है ना। बताइए जो जाइलम वाहिकाएं हैं, जाइलम वाहिकाएं हैं, ठीक है, इसका जो कोशिका भित्ति होता है ना वो किसका बना होता है, तो सेलुलोज तथा लिग्निन का बना होता है। लिग्निन क्या करता है, पौधों को मजबूती प्रदान करवाने का काम करता है, ठीक है ना। अब इन दोनों जो वाहिकाएं होती है ना दोनों निर्जीव होती हैं, ये सजीव नहीं होती है। जब दोनों निर्जीव होती हैं तो दोनों के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि निर्जीव है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों वाहिकाओं के अंदर जाइलम वाहिका है, जाइलम वाहिनिकाएं हैं, ठीक है। दोनों के अंदर कौन सी केंद्रक नहीं पाया जाएगा। दोनों का जो कोशिका भित्ति रहेगा वो सेलुलोज का बना रहेगा तथा लिग्निन का बना रहेगा। ये दोनों जो मतलब जो लिग्निन होता है ना ये पौधों को मजबूती प्रदान करवाने का कार्य करता है, ठीक ना। चलिए ये दोनों का काम हम समझ लिए। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, जल के परिवहन में सहायता करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कौन सी जाइलम वाहिका है, कौन सी जाइलम वाहिनिका है, जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिका, ठीक है। देखिए मोटी नली है, कौन सी थोड़े पतली नली है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे छोटे छोटे गर्त पाए जा रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कौन से गर्त हैं, ठीक है। अब इसी गर्त के माध्यम से पानी का परिवहन होते होते कहाँ चल जाता है, ऊपर। यानी एक वाहिका इसके ऊपर दूसरी रहेगा, इसके ऊपर तीसरी रहेगा, ऐसा देखिए बहुत सारी नीचे से ऊपर तक कौन सी रहती है, वाहिकाएं रहती है। इन्हीं गर्त से होते 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 पानी का परिवहन हो जाता है कहाँ तक, पत्तियों तक। वही काम ये भी करता है। देखिए वाहिनिकाएं कौन सी मोटा है थोड़ा सा, कौन सी पतला है। इसमें भी देखिए बहुत सारे कौन से पाए जा रहे हैं, गर्त पा रहे हैं। अब इसी गर्त के माध्यम से होते होते पानी का परिवहन कहाँ तक हो जाता है, पत्तियों तक हो जाता है, ठीक है। हम दो ठोरे का काम समझ लीजिए, जाइलम तक में दो ठोरा, जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं, ठीक है। तीसरा कौन सी है, जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा कौन सी, जाइलम फाइबर, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है परिवहन में उतना सहायता नहीं करता, लेकिन ये भोजन को संग्रहित करता है। ये भोजन को इकट्ठा करने का काम, स्टोर करने का काम कौन करता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा का बस इतना काम होता है ये भोजन को क्या करता है, संग्रहित करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है ना। और जाइलम फाइबर जो है ना इसको जाइलम रेशे भी बोलते हैं। जाइलम रेशे लिखा हुआ मिलेगा, फिर कौन सी, जाइलम फाइबर, ठीक है। ये पौधों को मजबूती प्रदान करवाने का काम करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं भाई दोनों परिवहन में नहीं उतना भाग ले रहे हैं, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परिवहन की दृष्टि से। भाई दोनों कौन सी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं, ठीक है। ये दोनों परिवहन में सहायता कर रही है। लेकिन भाई दोनों देखिए भाई क्या कर रहा है, भोजन को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना। और भाई क्या कर रहा है, पौधों को मजबूती प्रदान करवा रहा है, ठीक है। बस यहाँ से हम लोग का कौन सी हो गया, जाइलम खत्म हो गया। जाइलम का काम क्या होगा, खाली जल का क्या करता है, तो परिवहन करता है। अब देखिए छोटा सेटिंग पढ़ेंगे, यानी जल तथा खनिज लवणों का परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम उत्तक करेगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अब जल तथा खनिज लवणों का परिवहन कैसे कैसे होता है। पहले मूलरोम द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। अब मूलरोम क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा है, पौधों की जड़ें गई होंगी कहाँ, जमीन में, उस जड़ों में से भी देखेंगे बहुत पतली पतली जड़ें निकली रहती हैं, यानी बाल की तरह समझ लीजिए, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल रोम। अब उस मूल रोम के माध्यम से पानी का पहले अवशोषण किया जाता है, कौन सी, पानी का अवशोषण किया जाता है। अब जो पानी का अवशोषण होता है ना वो होता है प्रासरण दाब की वजह से। किसके वजह से, प्रासरण दाब के वजह से। वैसे नहीं ना, पौधों की जो जड़ें हैं, जड़ों में जो मूल रोम उसके पास हाथ रहेगा खींच लेगा पानी को, नहीं हाथ तो नहीं है। वहां पर देख लीजिए वहां पर एक दाब काम करता है जिसको बोलते हैं कौन सी, प्रासरण दाब। अब प्रासरण दाब क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो पौधों की जड़ें रहती हैं, अब उस पौधों की जड़ें हैं, बताइए पौधों की जड़ों में जो उनकी कोशिकाएं हैं उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भी है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में बहुत प्रकार के ग्लूकोज होंगे, विटामिन होंगे, प्रोटीन होंगे, जो कोशिका द्रव्य में सब कुछ घुले होंगे ना। लेकिन कोशिका के बाहर मूलरोम के बाहर कौन सा होगा, पानी होगा, कौन सा होगा, पानी होगा। अब बताइए कोशिका के अंदर देख रहे हैं बहुत पदार्थ भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। लेकिन कोशिका के बाहर यानी मिट्टी के अंदर देख लीजिए पानी है, कम है, ठीक है, वहां का प्रेशर क्या होगा, लो होगा।
ठीक है। तो परासरण दाब में यही होता है। अब बताइए यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, कहाँ पर, कोशिका के अंदर क्या, मूलरोम के अंदर का, अब बाहर का प्रेशर कम है, ये क्या करेगा, दाब लगा करके पानी को खींच लेगा, दाब लगा के पानी को खींच लेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, परासरण दाब। परासरण दाब में यही होता है कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर कोनो भी तरल पदार्थ, तरल पदार्थ गैस नहीं, तरल पदार्थ का होता है बहने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण दाब बोलते हैं। तो देखिए पौधों की जड़ों में जो मूलरोम होते हैं वो परासरण दाब के माध्यम से क्या करते हैं, पानी का अवशोषण कर देते हैं। अब बताइए पानी अवशोषित होकर कहाँ चला गया, मूलरोम, ठीक है, मूलरोम से कहाँ जाएगा, उसके जड़ में चला जाएगा। अब उस जड़ में एक कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्टेक्स कोशिका, बोलते हैं बलकुट कोशिका या फिर क्या बोल दीजिए, कार्टेक्स कोशिका। अब इस कार्टेक्स कोशिका में देखिए पानी अवशोषित हो करके अब इसी कार्टेक्स कोशिका में आकर के भर जाता है। अब एक समय ऐसा आता है इस कार्टेक्स कोशिका में आता है कि संकुचन होता है, नहीं प्रेशर लगता है, जब ज्यादा पानी अवशोषित होगा नीचे तो प्रेशर लगेगा। अब प्रेशर लगेगा तो पानी सीधा मतलब प्रेशर से कहा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा मतलब तने में चल जाएगा, तने में जाने में मतलब जाइलम वाहिका में जाएगा, वाहिका से होते होते पूरे कहाँ चल जाएगा, पत्तियों में। तो देख रहे हैं कार्टेक्स कोशिका जो द्वारा जो प्रेशर लगा था ना, इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं मूल दाब। क्या बोलते हैं इसको, मूल दाब, ठीक है। तो इस तरह से मूल दाब के माध्यम से देखिए, यानी मूल दाब किसे कहेंगे, यानी उस पौधों की जड़ों द्वारा जो दाब लगाया जाएगा, ठीक है, पानी पर, जिसके माध्यम से पानी ऊपर जाएगा, उसी को बोलते हैं कौन सी, मूल दाब। मूल दाब किससे कौन लगा रहा है, पौधों की जड़ें, जड़ें बोल लीजिए, या फिर जड़ों में जो कौन कोशिका है, कार्टेक्स कोशिका है, उसके द्वारा दाब लगाया जा रहा है। अब दाब लगा देगा तो पौधे में पानी कहाँ जाएगा, ऊपर तक चल जाएगा। इतना तेज प्रेशर लगा देता है कि देखिए इस जाइलम वाहिका द्वारा पानी कहाँ तक चल जाता है, पौधों तक पहुंच जाता है। अब पौधे देखिए उस पानी का उपयोग करते हैं भोजन को बनाने के लिए, भोजन को बनाएंगे। अब भोजन तो बन गया पौधों में, अब भोजन बन गया, अब उस भोजन को देख लीजिए पूरे पौधों में लेके जाना है, जड़े तक, पत्तियों तक, टहनी तक, उसके ठीक है प्रत्येक भाग में लेके जाना है। अब ये नहीं लेके जाएगा, इसका काम खत्म, इसका जाइलम का काम खत्म। अब पौधों में जो कौन सी करेगा, पौधों के अंदर जो भोजन का परिवहन करेगा वो कौन करेगा, फ्लोएम उत्तक करेगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसके बारे में, यानी खनिज लवणों का भी अवशोषण किसके मतलब परिवहन किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है, ठीक है। अभी खनिज लवण देखिए ये भी कहाँ पर पाए जाएंगे, भूमि के अंदर ही पाए जाएंगे, ठीक है ना। पौधे की मूल रोम उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। लेकिन जो खनिज लवण होते हैं ना, डायरेक्ट जैसे मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम के रूप में नहीं पाया जाएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के रूप में नहीं अवशोषित होगा। ये पहले क्या कर लेते हैं, अपना यौगिक बना लेते हैं, ठीक है, यौगिक बना करके अवशोषित कर लेंगे, फिर पौधों में जाकर के टूट जाते हैं, कैल्शियम अलग हो जाएगा और जो भी यौगिक रहेगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए इनका भी अवशोषण हो जाता है, अवशोषित होने पर कहाँ पहुंच जाते हैं, पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण मतलब परिवहन कौन करता है, तो जाइलम उत्तक। दूसरा कौन सी है, जो भोजन का परिवहन करता है वो कौन है, फ्लोएम उत्तक, ठीक है। इसमें लिखेंगे फ्लोएम उत्तक का कार्य यही होता है कि पौधों के अंदर, पौधों में जो खाद्य पदार्थ बनता है, जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनता है पौधों द्वारा, उसको पूरे पौधों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम उत्तक, ठीक है ना। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसमें इसके भी क्या भाग होते हैं, टोटल 4 भाग होते हैं। पहला कौन सी, चलनी नलिकाएं, दूसरा सहकोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम फाइबर, ठीक है। जिस तरह से जाइलम उत्तक के 4 भाग, उसी तरह फ्लोएम उत्तक के भी कितना भाग होंगे, 4 भाग, ठीक है। चलनी नलिका इसको इसलिए कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए बहुत पतली पतली नलिकाएं निकली हैं, इसी नलिका का बोलते हैं हम लोग चलनी नलिका, नहीं चलनी देखिए बहुत सारे छेद ऐसे रहते हैं ना, ठीक है। इस तरह इसमें भी बहुत सारे देखिए छेद दिखाई दे रहे हैं, कहा, ठीक है, इसलिए इस नलिका को क्या बोल रहे हैं, चलनी नलिका, ठीक है। इसी चलनी नलिका के माध्यम से क्या करते हैं, पौधे अपने भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। पहला कौन सी चलनी नलिका, दूसरा कौन सी है, सहकोशिका। इसी चलनी नलिका के बगल में देखिए जो कोशिका पाया जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं कौन सी, हम लोग सहकोशिका है। अभी जो सहकोशिकाएं है ना, ये भी परिवहन में सहायता करती हैं। ऐसा कोशिका का केंद्रक है, जीवित रहता है, ठीक है। इसका कौन सी कोशिका भित्ति, इसका कोशिका भित्ति भी किसका बना रहता है, सेलुलोज का ही बना रहता है, ठीक है। चलिए यानी चलनी नलिका और सहकोशिका के माध्यम से इसमें क्या होता है, परिवहन होता है। किसका परिवहन, भोजन का परिवहन, ठीक है। लेकिन हाई जो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है, ये भी परिवहन में सहायता नहीं करता। फिर जो काम यहाँ वही काम यहाँ भी करेगा। फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, भोजन को इकट्ठा करेगा, और फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, पौधों को मजबूती प्रदान करवाने का कार्य करेगा, ठीक है। देखिए फ्लोएम काम का बनाया, फिगर बना दिए है, दोनों कौन सी है, जाइलम का। जाइलम का कौन वाला है, जाइलम वाहिका है, जाइलम वाहिका है, ठीक है।
फ्लोएम है कौन सी, चलनी नलिका है, ठीक, बगल में कौन सी लगा हुआ है, सह कोशिका लगा हुआ है, ठीक। इस तरह से पौधों के अंदर देख रहे हैं किसका, यानी पौधों के अंदर खनिज लवण तथा जल और भोज्य पदार्थों का परिवहन होते रहता है, तभी तो पौधे जीवित रह पाते हैं। हम जानते हैं कोई भी जीव जीवित तभी रह पाएगा जब उसके अंदर कौन सी होगा, परिवहन की क्रिया होगा, तभी जीवित रह पाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब इनके परिवहन में एक चीज और सहायता करता है जिसको बोलते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। एक छोटा सा हेडिंग पढ़ लेते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन का होता है ना, वाष्पोत्सर्जन, ठीक, वाष्पोत्सर्जन, ठीक ना। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी जब पानी वाष्प बन करके उड़ने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब देख लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन पौधों में किस तरह से परिवहन में सहायता करता है, ध्यान से सुनिएगा। हम कह दिए जैसे मान लीजिए पौधों के अंदर जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ज्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा। अब जितना ज्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा उतना तेज पानी नीचे से कहाँ जाएगा, पौधों के अंदर आता रहेगा अवशोषित होकर के। तो देख रहे हैं जितना ज्यादा पानी अवशोषित होकर के आएगा उसके साथ साथ कौन चीज, बहुत सारे मिनरल्स यानी खनिज लवण भी क्या होंगे, अवशोषित होकर के पौधों के अंदर आएंगे। पौधों के अंदर आएंगे, पानी तो उड़ गया और देखिए मिनरल्स कहाँ, पौधे के अंदर रह गए। इस तरह से देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या कर रहा है, फायदा एक तरह से कर रहा है, नहीं कर रहा, पौधों को मजबूती प्रदान करवाने के काम करता है, प्लस पौधों को देखिए खनिज पदार्थ यानी खनिज लवण भी प्रदान करवाने का कार्य करता है। इसका हानि भी है, मान लीजिए पौधे, ठीक है, जिस मान लीजिए पौधे के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है ना, वो अतिरिक्त जल को पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। अब मान लीजिए पौधों को कम में पानी मिला ही पहले से, ठीक ना, मान लीजिए जहाँ पर पौधा है वहां पर पानी की मात्रा कम है भूमि में, ठीक है, तो पौधों को कम में पानी मिला है, क्या पता जो पानी मिला है वो भी वाष्पोत्सर्जन से उड़ गया, तब तो पौधे अपना भोजन बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए वाष्पोत्सर्जन देखिए अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। इसलिए रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं ना उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन जो है ना बहुत बेकार काम करता है, उनके अंदर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना वो हानिकारक होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी होती है और वहाँ पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, पौधे अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे। इसलिए देखिए वहाँ के जो पौधे होते हैं देखे होंगे आप लोग, कटीले होते हैं, ठीक है ना। कटीले इसलिए होते हैं, वहाँ की जो पत्तियां होती है ना चौड़ी नहीं होती है, सिकुड़ करके देखिए कांटे के रूप में बदल जाती हैं। जब कांटे के रूप में बदल जाएंगे तो बताइए उनके जानते पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब छिद्र बंद हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा नहीं करेगी, ठीक है। इस तरह से वहाँ के पौधे अपने आप को सर्वाइव करते हैं यानी जीवित रखते हैं, ठीक है। अब बताइए इस वाष्पोत्सर्जन से एक लाभ और होता है, हम जानते हैं जहाँ पर आप लोग देखेंगे जंगल उंगल ज्यादा रहता है वहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी तब पानी भाप बन के ज्यादा वायुमंडल में जाएगा, अब वही संघनित होकर के फिर बारिश होगा। इसलिए जहाँ पर जंगल रहता है ज्यादा रहेगा वहां पर बारिश भी होने का कारण कौन सा होता है, यही वाष्पोत्सर्जन, ठीक। तो देख रहे हैं वाष्पोत्सर्जन भी थोड़ा सा परिवहन में सहायता कर रहा है, किसका, खनिज लवण का, मिनरल्स का, ठीक है। जितना ज्यादा पानी ऊपर जाएगा उतना ज्यादा खनिज पदार्थ ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक चीज देख लीजिए जो जाइलम तक होता है ना एक दिशा में काम करता है, खाली नीचे से ऊपर ही जाएगा, खाली नीचे से ऊपर पानी को लेके जाएगा, लेकिन ये दोनों दिशा में काम करता है, ठीक है। ऊपर से नीचे भी नीचे से ऊपर भी भोजन को लेके आएगा और जाएगा, ठीक है। दोनों दिशा में काम करता है, एक ही दिशा में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का जाइलम और फ्लोएम का हो गया खत्म, यानी पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है का हो गया खत्म।